अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसफ़ और आज का दिन है और नया दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज जनाब हम कुछ एक ऐसे पहलू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर भी करता है, और ये पहलू, ये बात इंसान की बहुत सारी खूबियों में से एक है। इंसान का ख़ासा है कि वो सोच सकता है और बग़ौर चीज़ों का मुशाहिदा भी कर सकता है, पर उसके लिए तवज्जो करने या फिर फोकस करने की जो सलाहियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब इंसान हैं, हम सब के पास अक्ल भी है, मगर तवज्जो देने की जो सलाहियत है वो हर एक की मुख्तलिफ होती है। कोई बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए चंद लम्हे भी अपनी तवज्जो किसी एक चीज़ पर बनाए रखना नामुमकिन सा होता है। हकीकत ये है कि हमें इस स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह हमारे काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हों, आप कोई नौकरी कर रहे हों, या फिर एक आम सी ज़िंदगी क्यों ना गुजार रहे हो। यही वो राज है जो कामयाबी के दरवाज़े भी खोलता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर बड़ा जो कारनामा है ना, हर अजीम दरियाफ्त, हर शानदार कामयाबी इसी सलाहियत की वजह से मुमकिन होती है। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी बग़ैर फोकस मफ़हूम या जो भी आप पढ़ रहे होते हैं वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है जब तक आप फोकस के साथ नहीं पढ़ते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर ध्यान आपका बिखरा रहेगा तो ना तजुर्बा हासिल होगा और ना ही वो फ़हम मिल सकेगा जो ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि इल्म की जो बुनियाद है ना वो खामोशी और ध्यान से है, उसके बग़ैर इल्म मुमकिन ही नहीं है। तो खामोशी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे अपना जो ध्यान है ना उसको दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में कौन कौन से उसूल हमारे काम आ सकते हैं ना, उस पर हमने अब बात करनी है। पहला उसूल ये होना चाहिए कि एक वक्त में ना एक ही काम करना चाहिए। जहन को बे वक्त कई कामों में मत उलझाएं, इससे आपके दिमाग की जो तलवार है ना वो कुंद नहीं होगी। फिर सादगी से काम लें और अहम चीज़ों को वक्त में करने की कोशिश मत करें कि जनाब इतनी सारी चीज़ें जो है ना मैं कम वक्त में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि अपने वक्त और अपनी जो एनर्जी है ना उसको ऐसे तरतीब दें कि एक वक्त में एक ही चीज़ पर आपका ध्यान रहे, फोकस रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से वो काम कर सके। क्योंकि बड़ी मशहूर कहावत भी है जो हमें जिसके बारे में हमें कहा भी जाता है कि जनाब दो कश्तियों में सवार होने वाला कभी भी साहिल पर नहीं पहुंच सकता है। आपको हमेशा एक चीज़ या एक पहलू सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी दो चीज़ों में फंसे हुए होंगे या दो काम बैक वक्त कर रहे होंगे तो आप कभी भी उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि माहौल जो है ना हमारी तवज्जो पर बहुत गहरा असर डालता है। शोर-ओ-गुल होगा, गैर मुनज़्ज़म जगह होंगी, वो आपके दिमाग को थका देती है। तो काम के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ सुकून हो, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। पुरसुकून माहौल आपके जो गौर व फ़िक्र की सलाहियत है उसको बढ़ाता भी है और आपकी जो मेमोरी होती है ना उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा ये कि तवज्जो को बेहतर करने के लिए या फोकस को बेहतर करने के लिए रूहानी सुकून का होना भी बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट होना, यहाँ से यहाँ तक के अलाइनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ थोड़ा सा वक्त निकालें, 24 घंटे में से अल्लाह से रुजू करें, नमाज, ज़िक्र करें, और साथ ही साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर दिमाग में इत्मीनान नहीं होगा ना तो फोकस भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ ध्यान देने से ना हमारे बहुत से काम जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो ये कामयाबी की कुंजी भी कहलाती है। बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि ज़िंदगी के हर लम्हे को बामकसद बनाने का ज़रिया भी हमें इसी से मिलता है। तो इसलिए फोकस रहना किसी चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो हमारी अपनी ज़ात के लिए, हमारे अपनी कह लें कि कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस रहते हैं और जब आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आपका फोकस नहीं हो पाता है, तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाते। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप
फोकस नहीं रह पा रहे हैं या आपका फोकस किसी चीज़ पे नहीं हो पा रहा, तो उस हवाले से भी बहुत सारी मेडिटेशन आती हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आप इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं अपने फोकस स्पैन को बेहतर करने के हवाले से। तो ये जनाब आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ बात करेंगे जिम जाने वाले अफराद और ख़ास तौर पर एथलीट्स के हवाले से कि उन्हें पट्ठों के खिंचाव और इंजरीज़ का सामना क्यों होता है। अक्सर जो एक्सरसाइज के दौरान गलत टेक्निक या फिर ज़्यादा वज़न उठाने या वार्म अप ना करने से हमारे जो मसल्स हैं उन पर गैर ज़रूरी दबाव आता है, जिससे ना सिर्फ हमारे पट्ठे खींचते हैं बल्कि हड्डियों और जोड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि पानी की कमी और ग़िज़ा का मुनासिब ख़याल ना रखने से भी ये मसाइल एग्रीवेट कर सकते हैं। अब खिलाड़ियों या फिर जो वर्जिश करने वाले लोगों में कभी कभार हड्डियों या कह लें कि हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हो जाती है और ऐसी तमाम इंजरीज़ फिर महीनों तक हमें रेस्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं ताकि आप वर्जिश को महफूज और अपने लिए मौसर बना सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रहमान मलिक हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं रागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जो जिम जा रहे होते हैं ख़ासतौर पर लोग, उनसे रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। ये ख़ास तौर पर हमें तो लगता है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर जो जिम जा रहे होते हैं उनको तो नहीं इंजरी हो सकती हैं, वो तो बड़े फ्लैक्सिबल होंगे, उनकी बॉडी बड़ी फ्लैक्सिबल होगी, उनके मसल्स बड़े फ्लैक्सिबल होंगे, लेकिन ज़्यादातर इंजरीज रिपोर्ट उन्हीं में होती हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस फोरम पे मुझे इनवाइट किया। अच्छा, जो आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ की बात की है वो यकीनी बात है कि होनी स्पोर्ट्समैन में ही है। हाँ जी। अब उसकी वजह जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में भी बयान किया कि जो टेक्निक्स हैं या आप उसको प्रॉपर वे में या अनडायरेक्टेड कर रही हैं, और दूसरा इसमें आ जाता है कि इनफ्रीक्वेंट कर रहे हैं कि कभी कभार आप एक एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं, बात करते हैं, या उसमें आप जिम चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड्स पे जाना शुरू कर देते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी में एलिमेंट है वो है वार्म अप का ना होना। अच्छा, यानी आप घर से उठे, दोस्त इकट्ठे हुए, यार आज वीकेंड है, आज हमने क्रिकेट खेलनी है या जिम जाना है, ठीक है। वार्म अप हुए नहीं, जाते ही कि जी बॉलिंग का स्पेल, मैं तो बहुत पुराने हिस्ट्री है कि मैं बहुत अच्छा बॉलर रहा हूँ या मैं अच्छा बैट्समैन रहा हूँ, तो या मैं यार मेरे हिस्ट्री है कि मैं तो यार 20 किलो 30 किलो 40 किलो वज़न आराम से उठा लेता था। यू स्टार्टेड विद 30 kg टू बिगिन विद। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके मसल्स, आपकी बॉडी रेडी नहीं होती उस स्ट्रेस के लिए जो आप उसको देने जा रहे हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वार्म अप का होना। वार्म अप होने का मकसद ये है कि देखें जो आपके मसल्स हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में हैं। अब ब्रेन को ये सिग्नल जाना बहुत ज़रूरी है कि जी इस मसल को इतना रिलैक्स कर देना है कि ये एक ख़ास हद तक ये एक्सटेंड या स्ट्रेच हो सके। उसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रिपोर्ट करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिगामेंटस इंजरीज ऑफ द नी। अच्छा, अब ACL को आपने स्ट्रेच ही नहीं किया, उसके मसल्स, अब देखें ये टेक्निक है, मसल्स ने यूं स्लाइड होना है। हाँ, उसके फाइबर्स ने जी, आपने उस पर सडन स्ट्रेस डाला, वार्म अप वो था नहीं, स्ट्रेच्ड वो था नहीं। स्ट्रेच करने का मकसद ये है कि आप इस हद तक उसको लाए, ब्रेन को सिग्नल चला गया कि जी ये मसल इस हद तक जाएगा या ये टेंडन इस हद तक स्ट्रेच होगा। उसको तो वो जब आप फिर वार्म अप के बाद उस ब्रेन सिग्नल्स की कोऑर्डिनेशन के बाद जब आपने उस पर स्ट्रेस डाला तो वो उस हद तक गया, स्ट्रेच हुआ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उस हद तक रही। जब आपने ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दिया और सडन आपने एक उस पर स्ट्रेस डाल दिया तो मसल्स के उन फाइबर्स ने स्ट्रेच नहीं किया। स्ट्रेच करने की बजाय वो वहीं लॉक हो गए, तो वो दरमियान से टूट गए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जो हमारा मोस्टली स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो एक तो अनसुपरवाइज्ड है। किसी को उसके बारे में ना अवेयरनेस है, ना वो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो कोई अवेयरनेस लेकर जा रहा है।
जिम है तो वो भी ट्रेनर के बगैर करने की बहुत वो की जाती है कि ट्रेनर का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, हालांकि उस ट्रेनर का काम यही है कि उसने आपको एक गाइडेड वो देनी है, एक्सरसाइज प्लान देना ना, प्लान देना है कि आप आए हैं, आप फर्स्ट वीक में ये करेंगे, सेकंड वीक में ये करेंगे। तो उसकी वजह से जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती हैं, और वो जिसे हम कहते हैं कि हिकअप्स हैं कि सडनली हमने माइंड बनाया कि अब हमने जिम करना है, तो हम एक हफ्ते में चाह रहे हैं कि जी कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिम कर लें कि जी पता चले कि जी आप बहुत जिम करते हैं। लेकिन ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, इसको अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी गेम से पहले आप एक्सरसाइज करें या आप कोई गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी एथलीट का बार बार कोई जॉइंट डिसलोकेट हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि नी का प्रॉब्लम, नी इंजरी हो जाती है या फिर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो इसके हवाले से क्या करना चाहिए फिर उसको? अच्छा, जो है ना बार बार उतरना, ये एक समझ लें, एक बार उतरना तो समझ आता है कि सडन स्ट्रेस पड़ा एक जोड़ के ऊपर और वो एक दफ़ा डिसलोकेट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बोन सेटर्स हैं उन्होंने उसको बाय हुक एंड क्रोक, देखें टेक्निक्स में उनकी वो नहीं कर रहा, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको जिसे हम कहते हैं कि चढ़ाने के बाद क्या एहतियात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, शोल्डर डिसलोकेशन, हमारे पास जो कॉमन रिकरेंट डिसलोकेशन आती है वो शोल्डर की डिसलोकेशन है, क्योंकि शोल्डर एक खास मूवमेंट पे जब जाता है, यानी एक्सटर्नल रोटेशन में और ओवरहेड जब उसने जाना है, तो उसके जो आगे वाले हिस्सा है उसने डिसलोकेट होने की कोशिश करनी है। अब वो जो आगे मसल्स की दीवार बनी हुई है उसने उसको रोकना है, ठीक है। अगर वो एक दफ़ा उतरा है और फिर आपने उसको रेस्ट नहीं दिया, उन मसल्स को हील होने का टाइम ही नहीं दिया, तो वो लैक्स होते जाएंगे, वो पेपर थिन होते जाएंगे। अब उन्होंने एंटीरियर सपोर्ट ही ख़त्म कर दी है। तो इसलिए जो डिसलोकेशन के बाद चाहे आप किसी से भी रिड्यूस करवाएं, चाहे डॉक्टर से आपने करवाई, किसी स्पोर्ट्स सर्जन को मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यानी ये एक है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कि जी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दिया या किसी जनरल सर्जन को दिखा दिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन में भी अब सब स्पेशलिटीज़ हो गई हुई हैं। अच्छा, जैसे मेरे जो डिपार्टमेंट में है, हमने स्पोर्ट्स का डिवीजन अलहदा किया हुआ है कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज ही हम ट्रीट कर रहे हैं, और वो कैमरे के जरिए है या उसकी जो एहतियात है, जो उसकी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर्ड कि हम रेंडमली एक ही फार्मूला उठाएं और सब पे अप्लाई कर दें, ठीक है। इसलिए जो रिकरेंट डिसलोकेशंस हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना, जो स्पेशलाइज्ड हो उस फील्ड में, उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी हिदायत पे अमल करना और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन इस दौरान ये जो फिज़िकल थेरेपीज़ कराते हैं, फिजियोथेरेपीज़ कराते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के हवाले से, क्या ये करानी चाहिए या बिल्कुल नहीं करानी चाहिए? अगर ये 3 हफ्ते का या 3 महीने का आपको पीरियड दिया हुआ है ऑर्थोपेडिक ने, तो लेकिन हमारा ही होता है ना, हम ऑर्थोपेडिक के पास तो नहीं जाते, हम तो या जिरा के पास चले जाते हैं, यहाँ पर किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी फिजियोथेरेपी कराते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या इसमें फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? अच्छा, जो फिजियोथेरापी की अगर आप स्पेसिफिकली डेफिनेशन भी देखें तो वो है फिजिकल थेरापी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। ओके। अब वो फिजिकल थेरापी स्पेसिफिक जॉइंट्स की होती है, स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स की होती है। जैसे अगर मैं शोल्डर का बयान करूं, मैंने आपको बताया कि उसमें डिफरेंट डायरेक्शन की एक्सरसाइजेज हैं। एक है कि जी हम ये पेंडुलर एक्सरसाइजेज करते हैं कि जिसमें आगे और पीछे की तरफ हमने मूव करना है। अब इसमें जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट है, जो बाहर की तरफ निकालने के लिए उनकी मसल्स की डिफरेंट है। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि डायरेक्टली गो टू, क्योंकि कई दफ़ा मेरे पास बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, सिंपल बैक पेन होती है। अब वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। अब फिजियोथेरापिस्ट के पास एक अगर तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक फिजियोथेरापिस्ट है हु इज़ स्पेशलाइज्ड, क्योंकि उनकी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। एवरी फिजियोथेरापिस्ट इज नॉट ए कंप्लीट फिजियोथेरापिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि जिसने हर चीज़ ही करनी है, जो स्पोर्ट्स भी करेगा, जो बैक भी करेगा, ये भी। अच्छा। अब वो बैक की एक्सरसाइजेज का एक सेट 10 एक्सरसाइजेज हैं। यू कैन नॉट रिकमेंड 10 एक्सरसाइजेज फॉर एवरी पेशेंट।
अब उसमें पहले हमें चाहिए कि हमें डायग्नोज ये करना है कि ये मसल स्पैज्म की वजह से है, ये डिस्क की वजह से है, ये डिस्क स्लिप की वजह से है, या ये कोई बोनी पैथोलॉजी है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने फर्दर उसको प्रोसीड करना है कि ये मसल स्पैज्म की वजह से है। तो इस स्पैज्म को ओवर करने के लिए पहले मुझे उसको एनाल्जेसिया देना है, कुछ सूदिंग के लिए वो देनी है और मसाज करना है। अच्छा। जब वो 3 to 4 डेज में थोड़ा सा पेन फ्री होना शुरू होंगे तो फिर हम उनकी स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे। एक ख़ास हद तक हम स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी पहले हम विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज करेंगे, फिर उसके बाद एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो इसलिए यानी एक सेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना वो एक स्पेशलाइज्ड जो स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसका काम, वो उसका काम है। अच्छा, जैसे अब आपने कमर से रिलेटेड बात की है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि ख़वातीन की बात हो, ख़ास तौर पे ये कमर दर्द ख़वातीन की होती है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ देखनी पड़ती है। और अब तो इवन दो कि जो यंग जनरेशन है हमारी, यंग बच्ची हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह क्या है और उसको किस तरह सही किया जा सकता है? मतलब अगर कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, हैवी वेट उठाने की वजह से हो जाता है, या वैसे ही हम लोग ग़िज़ा अच्छी नहीं खा रहे हैं तो कमर में दर्द रहती है, तो क्या उसके लिए हमें बेहतर तरीके से करना चाहिए? ये टॉपिक आपने बड़ा अच्छा वो किया है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी फ़ीमेल में ख़ास तौर पे हाँ जी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारे होते जा रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी बड़ी इनकन्सिस्टेंसी हो गई हुई हैं। जिसे कहते हैं ना कि इवन मेरे बच्चे भी वो नेचुरल, अगर मैं गांव से कोई चीज़ मंगवाता हूँ तो वो उसको अवॉइड करते हैं कि जी इसमें से स्मेल आती है। ठीक है, तो वो एक तो हमारा डाइटरी हैबिट्स इस तरह की बन गई हुई हैं, अल्लाह भला करे आपके फूड पांडा का, तो उन्होंने इस तरह की वो कर दी हुई है कि बेटर नॉट टू कुक, जस्ट ऑर्डर। उसकी वजह से जो हमारी फ्राइड वो हैं और जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रही हैं, जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि कुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है। कुछ हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई जिम नहीं है, किसी चीज़ को हम वो नहीं कंसीडर कर रहे। इवन मेरे पास पेशेंट्स कई दफ़ा आते हैं कि सिर्फ झुक के उन्होंने फ्रीज़र में से कोई चीज़ निकाली एंड देन शी वाज अनएबल टू स्टैंड इवन, कि वो सीधी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि सडन उनकी डिस्क के ऊपर स्ट्रेस आया और वो डिस्क स्लिप हो गई। अब डिस्क स्लिप होने की वजह, जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि वो आपके बैक के मसल्स इतने वीक हो गए हुए थे कि उन्होंने सपोर्ट करना ही मुनासिब नहीं समझा। अच्छा। ठीक है, एक तो पोजीशनल तो हुआ ही हुआ। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी लाइफ में एक्टिविटी को इन करना है। ओके। मसल्स हों या बोन्स हों, जब तक इन पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे ये एक्टिव नहीं होंगे। दुनिया का कोई टॉनिक ऐसा नहीं है, कोई मेडिकेशन। तो फिर लास्टली बता देना कि अगर सिर्फ हमने अपनी बैक मसल्स को जरा स्ट्रेंथनिंग करना है तो घर में हम किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं अगर हम जिम नहीं जा सकते तो? सिंपल सी एक्सरसाइज जो है ना, वो मैं कई दफ़ा अपने पेशेंट्स को लाजमी बताता हूँ। जिससे मेरे कई फिजियोथेरापिस्ट दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि यार इससे बेहतर है हमें पेशेंट रेफर कर दिया करो। वो ये है कि सीधे आपने लेटना है, बिल्कुल आप बेड है, चारपाई है या नीचे आपने कोई कुशन वो किया है उस पर आप लेटे हैं। सीधे लेटने के बाद एक टांग आपने इकट्ठी करनी है, पेट के साथ लगानी है, दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा रखना है। 10 सेकंड्स तक आपने काउंट करना है, यानी 10 सेकंड्स तक आपने उस लेग को फ्लेक्स करके दोनों हाथों से खींच के पेट के साथ लगा के रखना है। 10 तक काउंटिंग के बाद इसको सीधा कर देना है, दूसरी टांग को आपने आराम से कर देना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप रात को सोते वक्त 20 दफ़ा करके सोएं, सुबह अपना बेड छोड़ने से पहले 20 दफ़ा कर लें, आपको बैक एक नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ ये जो है ना एक्सरसाइज, सिंपलेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। क्या बात है। तो जनाब मेरे ख्याल से जो जितने भी हमारे देखने वाली ख़वातीन है इस वक्त हमें देख रही हैं, वो ये करें। रात को 20 दफ़ा आपने सोते हुए करना है और सुबह जो है ना वो आपने एक्सरसाइज करनी है, तो उसकी वजह से आपकी जो बैक एक का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा और आपकी बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रहमान मलिक साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और किस तरह की इंजरीज़ हो सकती हैं ख़ासतौर पर जो लोग जिम जा रहे होते हैं, जो लोग एथलीट्स होते हैं उनके लिए, और ख़वातीन के लिए भी हमने जाते जाते बात कर ही लिया है कि उन्होंने किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर चलना है।
जनाब, अब कुछ खाने पीने के हवाले से बात करनी है और ख़ास तौर पर कि ये जो खाने पीने की अशिया हैं ये हम तक किस तरह पहुंच रही हैं और हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक उन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, और जो कंज्यूमर्स हैं जिस तरह हम लोग जाते हैं ख़रीदारी करने तो उन तक वो अच्छी हालत में पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। इस हवाले से आपको पता है कि एक पूरा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा होता है, जो क्रैक्स डाउन कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके वो ऑपरेशंस करते हैं और हमें पता चलता है कि जनाब इतने लीटर जो है दूध तल्फ कर दिया गया, इतना जो गोश्त था, इतने किलो गोश्त जो मुज़रे सेहत था उसको जो है वो तल्फ किया गया है। तो आजकल आपको पता है कि सर्दी में इजाफ़ा होता जा रहा है और जैसे जैसे सर्दी में इजाफ़ा होगा जो मछली की मांग है ना उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि उसको सस्ता प्रोटीन भी कहा जाता है। सर्दियों में ख़ास तौर पर लोग जो है ना इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं कि मुर्गा या जो मुर्गे का गोश्त है, ब्रॉयलर गोश्त है, उसको खाने से बेहतर है कि मछली खा ली जाए। तो हर गली मोहल्ले में आपको पता है कि फ़िश स्टॉल्स लग जाते हैं। तो रात में भी आपको पता है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़िश खाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो उधर किस तरह जो SOPs हैं ख़ुराक के हवाले से, उसको प्रिज़र्व करने के हवाले से, या फिर जो भी हाइजीन के हवाले से है उनको किस तरह इंश्योर कराया जा रहा है, और इसके अलावा गोश्त के हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल जो ऑपरेशन होता है हमारा जो फूड अथॉरिटी का, उस पर बात करते हैं। नए इनिशिएटिव्स क्या वो ले रहे हैं उस पर भी हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में DG हैं फूड अथॉरिटी के, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आसिम साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, जिस तरह आपको पता है मछली का सीज़न है और सर्दियां हैं, जिस तरह सर्दी में इजाफ़ा होगा मछली की मांग में भी इजाफ़ा होगा, तो किस तरह इसको इंश्योर किया जाता है ख़ास तौर पर कि जहाँ पर मछली बिक रही है वहाँ पर जो SOPs हैं, ये जो हाइजीन के लिहाज से ख़ास तौर पर जो SOPs हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं? पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी भी कैंपेन्स होती हैं वो सीजन्स के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं। अभी आपको पता है कि सर्दी शुरू हो गई है और इसमें फ़िश के हवाले से हमारी कैंपेन जो है वो चल रही है। इस वक्त तक हम फ़िश के तकरीबन जो है ना 1600 मुख्तलिफ पॉइंट्स जहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही होती है उनको इंस्पेक्शन उनके हवाले से कर चुके हैं। अच्छा। और इन इंस्पेक्शंस के दौरान हम तकरीबन 40 लाख रुपीस का फ़ाइन भी हमने किया, और इसके अलावा तकरीबन 70 किलोग्राम के करीब जो कि मछली ठीक नहीं थी उसको हमने डिस्कार्ड किया। 700 लीटर्स के करीब हमने जो ऑयल था जो कि रेंसिड था, अच्छा, उसको भी डिस्कार्ड किया, क्योंकि रेंसिड ऑयल जो है आपको पता है कि ये मुख्तलिफ बीमारियों का, जिनमें कैंसर भी शामिल है, मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स हैं, उनका बायस बन सकता है। तो ये हमारी कैंपेन पूरे पंजाब में चल रही है और ये जो है वो तमाम हमारा जो सर्दी का सीज़न है उसमें चलती रहेगी। फ़िश अदरवाइज़ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन है, वाइट प्रोटीन भी इसको कहते हैं, रिच इन प्रोटीन है, और इसको ज़रूर जो है वो खाना चाहिए इस सीज़न में। और अगर आप घर में खुद बना के खा सकते हैं तो उसको भी प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज़ पंजाब फूड अथॉरिटी जो है, क्योंकि बाहर जो फ़िश होती है मुख्तलिफ फ़िश के पॉइंट्स के ऊपर, वो बड़ी उन जो है ना लजीज होती है, डिलीशियस होती है, मसाले वगैरह लगाए होते हैं ना, और फ्राई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको, मतलब जो उसकी रेसिपी होती है या मसाला जात जो लगाए जाते हैं वो अच्छे होते हैं, वो लजीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि जितने भी फ़िश वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर रश लगा रहता है। हाँ। तो लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी, क्योंकि हमारा ये फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, फूड क्वालिटी को इंश्योर करना हमारा नस्बुल ऐन भी है, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव भी है, तो हम पिछले 15 दिन से हम फील्ड में मौजूद हैं। अच्छा। आपने शायद मुझे भी कहीं पे फुटेजेस में देखा होगा कि जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मैं और ADG ऑपरेशंस और तमाम सीनियर टीम मौजूद थी। इंशाल्लाह हम इसको कैंपेन को जारी रखेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि फ़िश के हवाले से कोई भी शिकायत नहीं हो। अगर कहीं पे भी शिकायत है, हम फ़िश की स्टोरिंग पॉइंट्स को भी चेक कर रहे हैं। अच्छा। ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़िश को स्टोर जो है वो गैर मुनासिब तरीके से या अनहाइजेनिक तरीके से किया जा रहा है, या स्टोरेज की जो कंडीशंस हैं वो कहीं पे इस तरह की तो नहीं है जिसकी वजह से फ़िश जो है वो मुज़र सेहत हो जाए। अच्छा। तो इस स्टोरिंग से लेकर उसकी जो फ्राइंग है
और एंड कंज्यूमर तक उसका पहुंचाना, ये तमाम एंड को हम कवर कर रहे हैं। और साथ साथ हम जो है वो ट्रेनिंग्स के ज़रिए जो फूड हैंडलर्स हैं, स्पेशली जो फ़िश को फ्राई करने वाले लोग हैं, उनकी साथ साथ में ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं ताकि उनको पता होगा किस तरीके से हमने इसको हाइजेनिकली जो है ना वो कुक करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जो फ़िश थी उसको भी तल्फ किया गया ऑयल के साथ साथ, तो किस तरह हम पहचान कर सकते हैं जो मछली है वो ताज़ा है? उसकी पहचान क्या हो सकती है? देखिए, उसकी जो साख्त है ना, एक तो उसके जो आप उसके जो गिल्स हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, जो जिनको हम उर्दू में गिल, मुझे उसकी उर्दू जहन में नहीं आ रही। आप उसको जो है ना, एक तो उसकी आई, ठीक है, उसको देख सकते हैं कि उसको अंदर दंसे हुए नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी स्किन को जब आप टच करेंगे थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ जाएगी। अगर वो स्किन अंदर ही रहती है तो इट मीन्स कि वो जो है वो फ्रेश नहीं है। इसके अलावा उसके जो गिल्स होते हैं, जिनको हम फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे तो वो भी आपको फ्रेशनेस का एहसास, अगर वो ब्लैकिश नज़र आ रहे हैं, उसके गिल्स को जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, लाइट रेड, ठीक है, पिंकिश रेड। अगर वो जो है ग्रीनिश या ब्लैकिश उनका कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा हो तो वो फिर फ्रेश नहीं है। तो ये 2-3 जो है वो मछली के हवाले से चीज़ें हैं जिनको आप ख़ुद भी देख सकते हैं। जब मछली लेने जाते हैं तो आप ख़ुद भी उसके अपीयरेंस से इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कहीं पे भी इनमें से, यानी कि उसकी आंखें अगर दंसी हुई हैं, अगर वो स्किन के ऊपर हाथ लगाने से स्किन उसकी बाहर जो है ना वो वापस नहीं आ रही, तो आप समझें कि ये फ़िश जो है ये फ्रेश नहीं है। लेकिन ये तो कच्ची फ़िश का आपने बताया ना, पक्की फ़िश तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये फ्रेश थी या फिर कब की पड़ी हुई थी जो उन्होंने फ्राई करके हमें दे दी है। देखिए, इस एंड को हम जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि हम लोग जितने भी स्टोरिंग पॉइंट्स हैं फ़िश के, फ़िश मार्केट के अंदर, या हमारी 3-4 मेजर मार्केट्स हैं जहाँ पे फ़िश जो है वो पाई जाती है, वहाँ से फिर जो है ना मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में जाती है। जी। जो बड़े हमारे फ़िश के फ्राइंग यूनिट्स हैं वो कराची से जो है ना उसको मंगवाते हैं, तो हम उनके पास भी स्टोरिंग की अच्छी खासी जो है वो कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनका वो एक अच्छा मतलब रश होता है लोगों का वहाँ पर, कंज्यूमर्स का। तो इस हवाले से जो है ना हम उनके स्टोरिंग जो फ्रीज़र्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उनको भी प्रॉपरली देखते हैं कि कहीं पे अनहाइजेनिक कंडीशंस तो नहीं हैं। अगर होती हैं तो फिर हम उसके मुताबिक एक्शन भी लेते हैं। तो ये फ़िश के साथ साथ क्या ये जो गोश्त है इस हवाले से भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ये सिर्फ अभी फ़िश के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फूड सेफ्टी जो है वो उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। कैंपेन हम सिर्फ उस चीज़ की कर रहे होते हैं, या फोकस एरिया हमारा वो होता है कि जो उस वक्त ज़्यादा मार्केट की डिमांड हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ गोश्त के हवाले से अगर हम बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक मीट सेफ्टी यूनिट का आगाज़ किया। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन, मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 1200-1400 किलोग्राम के करीब जो डेड बर्ड्स हैं, जो कि ट्रैवल करते हुए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, उनको भी हम जो है मार्केट से निकाल के उनको तलफ करते हैं। इसके अलावा मार्केट में जितना भी ऐसा गोश्त होता है जो कि मुज़र सेहत है, जिस बर्ड की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो सकी या उसके अंदर कोई बीमारी है, उसको भी हम तलफ करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि गोश्त के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ इलीगल स्लॉटर हाउसेस होते हैं, जो कि लोग हवेलियों के अंदर, घरों के अंदर रात को छुप के किसी बीमार जानवर का गोश्त कर देते हैं जो कि मुज़र सेहत होता है, तो उसके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन लेती है अपनी विजिलेंस टीम्स के की रैकी की बदौलत और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर। और मैं ये आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल के अरसे में, अभी तकरीबन 11 माह और 10 दिन के करीब हो गए हैं इस साल में, तो हम तकरीबन 1 करोड़ किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त का इंस्पेक्शन कर चुके हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, और उनमें से 4,20,000 किलोग्राम के करीब गोश्त जो कि मुज़र सेहत था उसको हमने डिस्कार्ड किया। और ये जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ
गोश्त की मार्केट्स हैं, बीफ की, चिकन की, उन सब में हमारी टीम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अवामी शिकायत का भी इजाला करते हैं और साथ साथ इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से जो मुज़र सेहत गोश्त है, बेशक वो ब्रायलर है, बेशक वो बीफ है, वो मटन है, वो किसी भी तरीके से आवाम तक ना पहुँचे। तो मीट हमारा फोकस है। और हम इसमें मीट में अपनी जो इस्तेदाद है, हम जो ऑपरेशनल कैपेसिटी उसको भी इन्हेंस कर रहे हैं ताकि जो है ना मीट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाए। अच्छा आसिम साहब, हम कह लें कि जदीद दौर में है, आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इस चीज़ पे ही क्यों देख रहे हैं कि जी जनाब ये चीज़ जो है ना मुज़र सेहत है और अभी भी इसमें मिलावट हो रही है, वो चाहे दूध हो, वो चाहे कोई और मसाले हों। यहाँ पर अब गोश्त की बात कर ली जाए कि वो भी मुज़र सेहत गोश्त हमारे घरों में आ रहा होता है या हम वो चीज़ खा रहे होते हैं। क्या वजह है इसकी? लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो लॉज हैं उनमें इतनी ज़्यादा लकूनाज हैं, उस तरह कह लें कि उसमें सज़ाएं नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को एक कह लें कि डर और खौफ ही नहीं मौजूद है। मैडम इस पे 4 चीज़ें अहम हैं। एक तो उसकी लीगल साइड है। अच्छा। जैसे कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। उसके हवाले से हम हमारा जो एक्ट है 2011 का पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट, उसके अंदर भी हमने अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज करके असम्बली जो है वो इनिशिएट की हुई है। कुछ टाइम में इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगी। दूसरा उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक इशू है कि जो कंज्यूमर है उसको भी फूड सेफ्टी के हवाले से और जो उस फूड को प्रोसेस या बनाने वाला है उसको भी उसका पता नहीं है। तीसरी उसमें अहम चीज़ ये है, डिमांड जो है वो फूड की इतनी ज़्यादा है। आप किसी भी लाहौर के कॉर्नर की तरफ चले जाएं, वहाँ पे आपको फूड पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अच्छा। जब डिमांड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पे, और जब डिमांड के अगेंस्ट फूड सेफ्टी के हवाले से जो पंजाब फूड अथॉरिटी की ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें, आप देखिए 130 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे पंजाब की, लेकिन 150 पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स हैं। अच्छा। तो अब ये देखें 150 का जो है वो किस तरीके से हम ऑपरेट करते होंगे। हाँ। इतने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो कि गलियों में भी काम कर रहे हैं, तो हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशनल कैपेसिटी भी एक इशू है कि अगर हमारे पास 300, मैं कहता हूँ कि 300 भी टीम्स हों पंजाब फूड अथॉरिटी में, तो तब भी फूड सेफ्टी का काम इतना ज़्यादा है कि वो ख़त्म नहीं होगा। हाँ। हम ऑन टोज होते हैं, 24/7 जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो है वो काम रह जाता है। ठीक है। और चौथी इसमें अहम जो चीज़ है वो यही है कि एक ओवरऑल पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक तरह से एक ट्रैक तो बना दिया जिसमें लोगों को एक अवेयरनेस आ रही है कि हमने फूड सेफ्टी को जो है ना वो बेहतर करना है। चौथी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं, कि सोसाइटी एज अ होल वो इस बात से आगाह हो कि हमने कौन सी चीज़, जिसे हम कहते हैं कि डिमांड साइड से ये चीज़ आए कि हमने ये जो मुज़र सेहत चीज़ है या अनहाइजेनिक चीज़ है वो हमने नहीं लेनी है। ठीक है। वो भी एक, क्योंकि सोसाइटी का बहुत सी जगहों के ऊपर सोसाइटी का अपना रोल होता है कि हमने इस चीज़ को नहीं करना। जैसे आप देखें कि पैलेस्टाइन वार के बाद जो है बहुत सी MNCs जो हैं वो बड़ी परेशानी में हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको बॉयकॉट किया गया है। बिल्कुल लोगों ने MNCs की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया और लोकल प्रोडक्ट्स को लोगों ने एनकरेज करना शुरू कर दिया। तो ये सोशल कैपिटल है बेसिकली, कि लोग खुद से अगर जब इस तरफ आएंगे कि हाइजेनिक चीज़ों को हमने लेना है करना और तो, वो लेना है, तो फिर वो जो सप्लाई साइड है उसमें भी बेहतरी हो जाएगी। तो ये 4 आस्पेक्ट्स इसमें बड़े अहम हैं। हम इन सब के ऊपर ही इंशाल्लाह जो है वो काम करें। वो काम किया जा रहा है फूड अथॉरिटी की तरफ से। हम भी देखते रहते हैं कि आए रोज़ जनाब मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जाते हैं, क्रैक डाउन किए जा रहे होते हैं ताकि जो साफ़ सुथरा खुराक है, ये जो भी अशिया खुर्दनूश है वो एंड कंज्यूमर्स तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। तो आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, DG फूड अथॉरिटी हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मछली के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे थे, गोश्त के हवाले से बात की, ओवरऑल किस तरह की इंस्पेक्शन होती है, ऑपरेशन चल रहे हैं, उस पर हमने बात की। ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद हम शहर लाहौर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि शहर में गरीब के लिए जो सस्ती अशिया खुर्दनोश जिनको समझा जाता था, अब उसका हसूल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत ने ताहाल यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कोई भी वाज़े लायामल है उसको नहीं अपनाया है। समझ नहीं आ रही है कि इनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा या अभी भी सब्सिडी दी जाएगी और कौन इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो और इसका मुस्तक़बिल क्या होने वाला है, इस पर हमने बात करनी है। ओवरऑल महंगाई के हवाले से भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। तो जाहिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। जाहिद साहब, क्या है यूटिलिटी स्टोर्स का मुस्तक़बिल? एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए हैं, समझ नहीं आ रही है कि बंद होना है नहीं होना, कोई वाज़े पॉलिसी नहीं आ रही है हुकूमत की इसके ऊपर। जी मुनीबा, इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो लगता यही है कि यूटिलिटी स्टोर की कहानी मुक गई है। अब उसकी सच हुकूमत की ना प्रायोरिटी में नज़र आ रहा है वो, और ना ही उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि वहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त चल रही थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक तो वहाँ से जो लोग थे वो तो रिलीफ वहाँ से मिल रहा था। सही। वो तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, वो पैकेज यूटिलिटी स्टोर से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से वो जो सबसे अहम एक काम उससे लिया जा रहा था वो इस वक्त नहीं लिया जा रहा। उसके बाद दूसरा अहम काम ये था कि आम आदमी को भी वहाँ से रिलीफ मिल रहा था, उनके लिए रेट आम मार्केट मुकाबले में कम थे। अब वो रिलीफ भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आपको लाहौर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नहीं मिलेगा, आपको चीनी नहीं मिलेगी, आपको घी नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। ये सस्ता जो वो कहते हैं कि वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर आपको आटे का जो 10 किलो का थैला जो आम मार्केट में फ्लोर मिलर्स का है वो दस्तयाब नहीं है, और कई माह से दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अब घी की कीमतें चूँकि आम मार्केट में बढ़ गई हैं, तो आम मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ और उसके साथ गायब भी हो गया है। और हुकूमत की तरफ से कोई इसका एज सच पीछे फीडबैक भी नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की जानब से कुछ पेन ली जा रही हो। नहीं, तो ये एकदम क्यों हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर कह लें कि तवज्जो देनी ही ख़त्म कर दी, हालांकि ये इन्हीं के इनिशिएटिव थे, इन्हीं की दौरे हुकूमत में ये सारे मामला तय पाए थे। तो अब क्या हुआ है? अभी भी इन्हीं का दौर है, हुकूमत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हैं, पंजाब में भी यही है। तो क्या मामलात हैं कि अपने ही प्रोजेक्ट को जो है अब निगलेक्ट किया जा रहा है? जी, मैं यूटिलिटी स्टोर जब बनाए गए थे तो उसका जो स्लोगन रखा गया था वो था महंगाई का तोड़। हाँ। तो वो महंगाई का तोड़ करने के लिए बनाए गए थे, और असल में इनको बनाने का जो असल मकसद था वो ये था कि आम मार्केट पे एक दबाव रहे कि अगर आप आम मार्केट में रेट्स बढ़ाएंगे तो हमारे पास यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है, हम वहां जाके ले सकते हैं। कंट्रोल्ड रेट पर लोगों को चीज़ देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आम मार्केट में थोड़ा सा दबाव था। अब चूंकि गवर्नमेंट जो IMF के साथ हमारी डील्स हो रही हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं, उसमें वो कहती है सब्सिडीज़ अपनी आप इस किस्म की सब्सिडीज़ ख़त्म करें। जो बराह रास्त सब्सिडी आपने देनी है किसी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टाइप के चीज़ों पे, वो दें। जो इस किस्म की सब्सिडी है कि कोई पता नहीं कि यूटिलिटी स्टोर पर एक 2 करोड़ की जो गाड़ी वाला शख्स है वो भी जाके सस्ता आटा ले रहा है, और जो साइकिल पे जा रहा है वो भी उसी रेट पे सस्ता आटा ले रहा है। यानी उस कह रहे हैं कि सब्सिडी इस तरह ना दें कि जिससे जो सबसे पुअर तबका है वो भी फ़ायदा उठाए, और जो सबसे अमीर तबका वो भी उठा सकता है उससे फ़ायदा अगर उठाना चाहे तो वो हुकूमत अब उस लाइन पे है। और बज़ाहिर इस वक्त कई यूटिलिटी लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स की मद में जो सब्सिडी दी जा रही वो बहुत कम है, मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब तो इस वक्त तो सब्सिडी है ही नहीं, अगर दी भी जा रही थी यूटिलिटी स्टोर्स की मद में, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी, वो सब्सिडी ना होने के बराबर बहुत कम थी। सिर्फ ये था कि आम मार्केट में अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ये होता था कि यूटिलिटी स्टोर पर जाके चीज़ खरीद लेते थे। अब उसके बरक्स चीज़ नज़र आ रही है। मतलब चीनी का इस वक्त रेट यूटिलिटी स्टोर पर 140 रुपये है फी किलो, जबकि आम मार्केट में तकरीबन 130 रुपए तक उसका 130 और 35 रुपए तक ली जा रही है। और वो चूंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि अब जब तक पूरा मिनिस्ट्री से नया रेट नहीं आएगा, नया तयशुदा, तब तक वो कुछ कम नहीं कर सकते। जबकि आम मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर कम बेश होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं रेट। तो ये एक बड़ी ऐसी चीज़ है जिसके साइंटिफिकली भी इस वक्त चलाना इनके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। फिर अरबों रुपए सालाना सब्सिडी तनख्वाहों की मद में देते हैं, तो वो आम स्टोर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। एक तो अब लोगों के लिए वो कोई चार्म नहीं रहा। पहले होता था यूटिलिटी स्टोर किसी एक इलाके में एक होता था, बाकी सारी जैसे
छोटी दुकानें कहते थे या हट्टी कहते थे, वो होती थी जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट होते थे, चलो यूटिलिटी स्टोर बड़े वाले स्टोर पे चलते हैं। अब चूंकि उस किस्म के स्टोर हर गली मोहल्ले में खुल गए, तो वो भी लोगों के लिए अट्रैक्शन खत्म हो गई, दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर रेट अगर कम नहीं है तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बेनियर इनकम सपोर्ट और आपने बंद कर दिया तो लोगों के पास वो भी ऑप्शन नहीं। तो आपको नहीं लगता जाहिर साहब जब ये स्टोर्स बंद हो जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर्स, तो वहाँ पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लेड ऑफ हो जाएंगे और उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी। उनके लिए तो इस वक्त अवाम से ज़्यादा इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अवाम को तो पहले ही कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अवाम के लिए वो खुले रहें या बंद हो जाएं, इस लम्हे उसका उन्हें अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब पिछला जो रिलीफ मिलता रहा वो अपनी जगह मिलता रहा, लेकिन इस वक्त कोई रिलीफ नहीं है। इसलिए मुलाजमीन जो हैं, और वो हज़ारों की तादाद में है, कोई थोड़े नहीं है, तकरीबन 10-11 हज़ार मुलाजम कहा जाता है यूटिलिटी स्टोर्स के हैं। तो वो यकीनन जब यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं तो वो परेशान नज़र आते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। मतलब किसी ने 15 साल लगाए हुए हैं, किसी ने 18, अब ना वो कुछ और कर सकते हैं और ना ही वो कुछ आगे देख सकते हैं। तो हुकूमत के लिए ये मसला है कि उन्हें फ़ारग करते हैं तो गोल्डन हैंड शेक या एक्स्ट्रा पैसे किस तरह दे के उनको फ़ारग करते हैं, क्योंकि अब हुकूमत की तो कोशिश है कि लोग पेंशन भी ना लें, कि लोग जॉब करते रहें, तो वो पेंशन की भी हौसला शिक नहीं कर रही है। तो अगर यकदम इतने पैसे देने पड़े तो वो फिर IMF की तरफ से इतराज़ आएगा कि आपने इतने पैसे इस मुआहदे। नहीं, IMF की तरफ से इतराज़ आता भी है कि ये उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाती है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि हमें बताया ही जाता है कि हर मामले में IMF आ जाता है। IMF सिर्फ उस मामले में आता है जिसमें अवाम को रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, जहाँ पर अशराफिया को रिलीफ मिल रहे हैं वहाँ पर कभी नहीं हमने सुना कि IMF ने कभी कहा हो कि ये अफसरों की गाड़ियाँ क्यों खरीदी हैं, ये इतने बड़े बड़े बंगले क्यों बना रहे हैं आप, इनके इतने इतने मुलाजिम क्यों दिए हुए इन लोगों को। उस पर कभी नहीं आज तक IMF ने उंगली उठाई। IMF जब भी बात करता है वो हमें यही बताया जाता है कि वो IMF ने कह दिया है कि जी वो टैक्स ले इनसे, वो फलां करें, सब्सिडी खत्म कर दे, ये कर दे, फलां कर दे। तो वो IMF भी ऐसे लगता है कि वो भी शायद अवाम दुश्मन ही है, कि उसे सिर्फ अवाम की सहूलतें नज़र आती हैं, या फिर ये पिक्चर ऐसी पेश करते हैं जो डायलॉग के लिए जाते हैं, मुज़ाकरात के लिए IMF के अफसर और ये जो अशराफिया वो तो पहली भूखी मर रही है बेचारी, असल तो अवाम खा रही है इस कौम को, इस मुल्क को। तो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें एक अजीब सी कहानी पेश की जाती है IMF के सामने, क्योंकि मैंने कम अज़ कम आज तक नहीं सुना कि अशराफिया की कोई मराहत, कोई जो उन्हें फैसिलिटी दी जा रही है, वो प्रोटोकॉल्स, वो शहाना ठाट बाट। दूसरे दिन तो जाहिद साहब नई गाड़ियां आ रही होती हैं इन सारे मिनिस्टर्स की भी और काबीना के लोगों की, करोड़ों रुपए लग के जी इनके ऑफिसेज रेनोवेट होते हैं, इनके घर रेनोवेट होते हैं, इनके मुलाजिमीन वो IMF को नजर नहीं आता 10 बंदे, कि वो कितना पैसा लग रहा है। एक गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए होता है, एक बंद करने के लिए होता है, एक फाइल उठाने के लिए होता है, एक अंदर जाके चाय रखने के लिए होता है, तो इस किस्म के होता है वो। लेकिन वो बस आ जाके अवाम पे जहाँ होता है IMF का दबाव है, इसलिए प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट लगता नहीं है कि अब मज़ीद चलेगा, आज नहीं कल 6 महीने साल बाद इसको उन्होंने एक तरह का वाइंड अप करने का एक माइंड सेट उनका बन चुका है। मुलाजिम खुद ही चाहे छोड़ के चले जाएं या उनको फारग कर दिया जाए। ऑब्वियसली जब उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी या लोग ही वहाँ पे नहीं आएंगे खरीदारी करने के लिए, तो उनके पास और कोई चारा बचेगा भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर आप जाएं, सारा दिन आपको शायद बमुश्किल 2-4 ग्राहक किसी स्टोर पे नज़र आएंगे, वो भी जो गुजरते हुए चलो यार इधर से खरीद लीजिए, वरना स्पेशली अब कोई वहाँ पे नहीं जाता हुआ नज़र आता कि कोई कहे कि हाँ मैं इतनी दूर से आया हूँ, फलां मोहल्ले से आया हूँ, यूटिलिटी स्टोर पर चीज़, ऐसा कोई अब सूरत हाल नहीं है। क्योंकि सब्सिडी नहीं दी जा रही है तो फिर लोग वहाँ पर जाके करें क्या, जब उनको अपने घर के पास ही वो चीज़ें आराम से जो है ना वो मिल जाती है। ये तो चले यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात होगी। ओवरऑल महंगाई जो है उसके हवाले से हमें बताइए कि मार्केट में क्या सूरत हाल है, आटा, चीनी, घी, मुर्गी, जो ये सब्जियाँ हैं, इनकी क्या सूरत हाल है? आजकल चिकन ब्रायलर गोश्त कुछ सस्ता हो रहा है। अच्छा, वो अब चूँकि मौसम की शिद्दत आती जा रही है तो लोगों की कोशिश होती है कि जो उनके पास मौजूद हैं बर्ड्स उन्हें मार्केट में जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि शदीद सर्दी में एक तो लागत बढ़ जाती है, कम है ना, लोग और फिश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, फिश की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा ये सीजनल होता है। लेकिन जैसे ही अभी ये थोड़ा सा छुट्टियों का सीज़न शुरू होगा, शादियों का जोर आएगा, एक मरतबा फिर इसमें बूम आएगा, तेज़ आ जाएगा, बारबेक्यू शुरू हो जाते हैं रात के वक्त जब धुंध हल्की हल्की हो, तो वो एक होता है। तो आजकल थोड़ा सा सस्ता हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंडे जो हैं वो उनका वही रेट चल रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर है। इस वक्त आपको 360 रुपये फ़ी दर्जन मार्केट में अंडे मिल रहे हैं।
सब्जियों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है, सब्ज़ मसाला जाते हैं वो भी यही सूरत हाल है। में। तो जाहिद साहब अब कुछ पेट्रोल के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे ही इस महीने का आगाज़ हुआ था तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था। आज 10 तारीख है, 15 को आपको पता है फिर से या तो मिनी हार्ट अटैक होगा या फिर थोड़ा सा रिलीफ पहुंचेगा। एक्सपेक्टेड क्या है कि कम होंगी कीमतें या बढ़ेंगी? अब इस वक्त जो आलमी मार्केट की सूरत हाल है वो इंतहाई गैर यकीनी एक देखी जा रही है। अच्छा। उसमें पूरे एक जो सिनेरियो बना हुआ है, जंगी हालात और वो सारा एक सिस्टम है, जिससे ख़दशा यही है कि रुपए बढ़ सकते हैं, कम होने का इम्कान इंतहाई कम है। अच्छा। तो इस वक्त जो 250 दोबारा क्रॉस कर गया, 253-54 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया। तो ये बड़ा एक सबसे अहम पोर्शन इस वक्त लोगों का जो आमदनी का है वो 2-3 अखराजात ऐसे हैं जिन पे जा रहा है। हाँ। एक तो अगर किसी का घर किराए का है उस पे जाता है, हाँ। दूसरा बिजली का बिल आजकल सर्दियों की वजह से थोड़ा सा कम है लेकिन वो भी एक हैंडसम अमाउंट उस पे जाती है। और तीसरा ये ट्रांसपोर्ट के अखराजात। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसे। एक अगर शख्स रोज़ाना पेट्रोल 1 लीटर इस्तेमाल करता है और मोटरसाइकिल के लिए 1 लीटर कम से कम इस्तेमाल हो ही जाता है लाहौर जैसे शहर में, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 250 रुपये लीटर वो ले रहा है तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया महाना उसे सिर्फ पेट्रोल की मद में देना पड़ रहा है। और इसी तरह छोटी से छोटी गाड़ी भी 4-5 लीटर तो वो कम से कम इस्तेमाल करेगी लाहौर शहर में, तो 1000 रुपये का उसको पेट्रोल यानी कि 30,000 उसका सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है छोटी से छोटी गाड़ी के लिए सिर्फ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2-3 अखराजात ऐसे हैं जो कम से कम एक शख्स को 60-70 हज़ार में जाके पड़ जाते हैं। तो जो सफ़ेद पोश शख्स है अगर वो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल घर का किराया भी कम से कम 25-30 हज़ार से कम तो कहीं 5 मरले का आपको नहीं मिलेगा। 12-14 हज़ार आजकल भी बिजली का बिल आ जाए उसके बाद ये 30,000 रुपया पेट्रोल का या 10,000 रुपया पेट्रोल का तो एक बड़ा एक बोझ है। अब हुकूमत ने जो किया हुआ है कि वो भी एक फिर IMF उसके दरमियान आ जाता है कि IMF ने इनको बाउंड किया हुआ है कि जो आपने 60 रुपये फ़ी लीटर लाजमी टैक्स है वो लेना है, हाँ। वो लेनी ही लेनी है। अब वो आलमी मार्केट में जिस तरह ऊपर जाती हैं वो 60 रुपये अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं, हुकूमत उसमें कमी नहीं कर सकती, करना चाहे भी। अच्छा। IMF अगली आपकी किस्त रोक लेगा अगर आप उसमें 2 रुपये 58 से कम करके 60 रुपये से कम करके अगर 58 रुपये पे ले आएंगे तो वो उसने 60 रुपये अपना टैक्स बरकरार रखना है फ़ी लीटर यानी एक शख्स फ़ी लीटर जो 60 रुपये टैक्स दे रहा है पेट्रोल के ऊपर इस मुल्क को चलाने के लिए। अब वो खुद कमा रहा है या नहीं कमा रहा वो हुकूमत कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। मतलब ये टैक्स की ऐसी एक नोयत है कि टैक्स आमतौर पे होता है कि जो लोग कमाई करते हैं, हाँ। आमदनी होती है उनसे लिया जाता है। आप बेरोजगार भी है ना, आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार की तलाश में निकले हैं, घर से आपने पेट्रोल डलवाया, आपने उस पे भी टैक्स दे के निकलना है घर से रोजगार की तलाश के लिए। और स्टेट ने अपना जो आयन का आर्टिकल दीगर तो बताए जाते हैं, आयन का आर्टिकल 3 नहीं बताता कोई कि उसमें लाजम है कि जो शख्स घर से रोजगार की तलाश में निकला है रियासत उसको रोजगार दे, उसके लिए बंदोबस्त करे। वो है ही वो नहीं है। 60 रुपये फ़ी लीटर वो टैक्स मौजूद है। अब जैसे ही आलमी मार्केट में अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा 1-2 रुपये कम कर देंगे, अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जनाब इस दफ़ा भी पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो रेस करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से बड़ी अच्छी हमारे पास खबरें आ रही हैं और वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी आवाम को, जी बूस्ट है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची है हमारी स्टॉक मार्केट। क्या वजह है और इससे कह लें कि महंगाई को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, या महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है? स्टॉक मार्केट में एक तो जो सरमायाकारी होती है इंतहाई महदूद तबका है। अच्छा। जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है और वहाँ से प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका शेयर वो लेता है। इसको अगर हम इसके डायनामिक्स देखें तो 3-4 इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आम लोग जब उसका पैसा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के कल्चर में सबसे पहली तरजीह होती है प्रॉपर्टी, हाँ। दूसरी तरजीह होती है गोल्ड, तीसरी करेंसी और चौथी जाके स्टॉक एक्सचेंज आती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत चंद हज़ार लोग हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा। अब प्रॉपर्टी बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुका है कारोबार, लोग ले नहीं सकते हैं, इतनी महंगाई हुई है। कुछ टैक्सेस की वजह से, कुछ उसकी जो कंडीशंस है उसकी वजह से लोग वहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गोल्ड इस वक्त इंतहाई ज़्यादा कीमत पे 2,70,000 रुपये पर तोला इस वक्त कीमत हुई है, तो लोग उसका रिस्क भी नहीं ले रहे कल को कम हो जाए तो कितना कम हो जाए। डॉलर वो गुज़श्ता 6 माह से तकरीबन एक ही जगह पे ठहरा हुआ, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है जो नफ़ा लोगों को दे सके। अब रह के ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसी बच जाती है कि जिनके पास पैसा है
वो फिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने इन्वेस्ट करना है। अच्छा। तो उनकी कोशिश है कि स्टॉक मार्केट में कर लिया जाए। फिर जो बड़ी कंपनियां उनके कुछ रिजल्ट बेहतर आए, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर हो गया या दीगर खाद कंपनियां हैं इस किस्म की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में एक लेकिन ये सवाल हर किसी के जहन में है कि आम बंदे पर इसका क्या फायदा है या क्या असर हो रहा है, या स्टॉक मार्केट क्यों मुसलसल ऊपर जा रही है। तो ये एक लोगों के जहन में क्वेश्चन है। अब देखो ये एक मुस्तकिल एक रैली चल रही है या एक आर्जी चीज़ है, ये आंदा 1-2 माह में पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट का असल सूरत है क्या। लेकिन इस वक्त एक मुस्बत इशारिया है और ये इस वक्त जो इकॉनमी को डिटरमिन करते हैं, अच्छा। उसमें ये सब मुस्बत इशारिया हैं जो कि एक मुस्बत चीज़ है। इसको सोचा जा सकता है, कह सकते हैं हमारी स्टेबल इकॉनमी। हाँ, कह सकते हैं कि इस वक्त कदरे एक स्टेबल इकॉनमी की तरफ है जिसमें स्टॉक मार्केट में आप बेहतरी होती है, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम अगर हो रही है, तो ये ऐसे इशारे होते हैं, इंडिकेट करता है कि हम लोग स्टेबल इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। अब देखें इसके असरात आइंदा 6 माह बाद या साल बाद हो सकता है अवाम तक भी पहुँच जाए, अवाम को उसमें से शेयर मिलना शुरू हो जाए, को उनकी आमदनी बढ़ जाए, उन पे बोझ कम हो जाए, तो ये देख सकते हैं इसको। तो जनाब ये तो बात हमने कर ली है कि हमारी इकॉनमी स्टेबल है या स्टॉक मार्केट बूम करती जा रही है, उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बिजली की कीमतें हैं वो स्टेबल नहीं होती नज़र आ रही है, तो उस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से पहले ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब बिजली के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करी थी कि इकॉनमी तो हमारी स्टेबल होने के दहाने पर है या स्टेबिलिटी की तरफ जाती जा रही है, लेकिन जो बिजली की कीमतें हैं या बिजली की जो पैदावार है वो स्टेबल नहीं हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो आपको पता है कि बिजली की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है, तो मगर जो पैदावार है उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक नया जो एस्पेक्ट है हमारे सामने आया है क्योंकि गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली की जो पैदावार है उसमें 2% इजाफा हुआ है और सार्फिन को सर्दियों में भी बिजली का कम इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। ये किस तरह महंगा पड़ेगा इस पर बात कर लेते हैं। राना फ़ाहद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। फ़ाहद बिजली का बिल और ये जो इस्तेमाल है ये सर्दियों में भी हमें महंगा पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस साल ना बिजली की पैदावार बढ़ी है मगर उसका इस्तेमाल कम हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसका इस्तेमाल क्यों कम हुआ है कि मैं आपको बता दूं, अगर आज की ही मैं बात करूं तो आज सिर्फ लेस्को की अगर तलब व रसद की बात की जाए ना तो आज लेस्को को 2000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए। अगर इसका मुआवजा हम गुज़िश्ता सालों से करते हैं तो इस सीज़न में यानी कि क्यों चूँकि अभी इतनी सर्दी भी नहीं शुरू हुई जो सूरत हाल है, तो इस सीज़न में इनकी जो तलब होती है वो 2800 से 3000, 2800, 2600 से 3000 के दरमियान आप समझ लें कि बिजली की तलब नॉर्मली होती है अगर हम गुज़िश्ता सालों से इसका मुआवजा करें तो। मगर इस दफ़ा क्या है कि 2000 बिजली की तलब है आज के दिन। अच्छा, ठीक है। मामला ये हुआ है कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो हम देखते आए हैं कि गुज़िश्ता साल भी हुआ, उससे पेवस्ता साल भी जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ी, कम नहीं हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी बढ़ी और बुनियादी टैरिफ की मद में भी बढ़ी, तो लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया है। अब वो क्या हुआ है कि लोग मुतबादल की तरफ चले गए हैं, लोगों ने सोलर पैनल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब वो सोलर लगाने की वजह से बिजली की तलब में जो है वो कम व बेश अगर सिर्फ लेस्को की बात की जाए तो 750 से 850 मेगावाट तक जो है वो बिजली की तलब में कमी आई है। अच्छा, और इसकी सबसे कमी की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, वो आप जो है वो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन और परेशानी का बायस है कि 65% इंडस्ट्री जो है वो सिस्टम से निकल चुकी है, बंद हो गई, ठीक है, बंद हो चुकी है। हाँ। तो बिजली की तलब वैसे ही कम हो जानी है क्योंकि बिजली महंगी बहुत है, इंडस्ट्री अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हाँ। या तो बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सोलर पे चली गई है, मुंतकिल हो गई है, या जो है वो
वो वैसे ही बंद हो गई है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर तलब में कमी आ रही है तो इनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ेगा, इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, या फिर जो इसमें इसकी मद में जो पैसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें वो नहीं करनी पड़ेंगी। देखें वो तो हमें देने ही पड़ेंगे, वो देने ही पड़ेंगे, फिर भी कैपेसिटी चार्जेस हम वो तो हमें देने ही पड़ेंगे। हम 10 रुपए की बिजली इस्तेमाल करें, हम 100 रुपए की बिजली इस्तेमाल करें, कैपेसिटी चार्जेस तो हमने देने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये मुल्क की मैशत तबाह हो रही है, ये इनको समझ नहीं आ रही, मुल्क की मैशत तबाह हो रही है। देखें इंडस्ट्री बंद हो गई है, ठीक है, जो चीज़ें हमने जितनी चीज़ें इधर बनती थी वो हम बाहर से लेनी पड़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी जो बिजली थी वो जो मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उस पर कैपेसिटी चार्जेस हमारे बढ़ जाएंगे। मैंने काफ़ी अरसे के बाद कल देखा है कि कल बिजली की कीमत में 1 रुपये 44 पैसे की कमी जो है वो हुई है। कमी हुई है, हाँ जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। वरना हमेशा जो है वो जब से देखते आ रहे हैं इजाफा ही होता है। ये बड़ी अरसे बाद कोई अच्छी खबर मिली है, अच्छी खबर जो है 1 रुपये 44 पैसे चलो कमी हुई है, मगर समझ लगी है कि कमी हुई है। अच्छा, दूसरी बात, इंडस्ट्री के बंद होने से इंतहाई जो है वो माशी सूरत हाल गंभीर होने वाली है इस वजह से कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। देखिए आपकी इंडस्ट्री आपकी रीढ़ की हड्डी है मुल्क की मैशत की। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है, हमारी मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही, दूसरी तरफ आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और इंडस्ट्री बंद होने की सबसे बड़ी वजह एक तो बिजली महंगी, और दूसरा जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं वो सनतकार को या इंडस्ट्रियलिस्ट को वो रिलीफ ही नहीं दे पा रही। जो नेपरा की तरफ से रिलीफ दिया जाता है, जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जाता है, वो रिलीफ जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियां सिर्फ अपने जो रिकवरी टारगेट पूरा करने के चक्कर में उनको जो है वो उनके बस गर्दनें उतार रही है। यानी कि ये हिसाब लगा लें, अगर देखें मुश्किल हालात हैं, अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर 2 करोड़ रुपया बिल आता है तो वो उसका राइट है वो 6 माह में एक दफा उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकता है। ये नेपरा ने उसको रूल जो है वो इंस्टॉलमेंट भी बंद कर दी, इंस्टॉलमेंट बंद है। देखें अब वो 2 करोड़ रुपए का उसका बिल है, उसको कहते हैं यकमुश्त 2 करोड़ का जमा करवा, ठीक है। अगर वो बेचारा जमा नहीं करवा सकता, कहता कि भाई मेरे से 1 करोड़ ले लें, 1.5 करोड़ ले लें, बाकी 50 लाख मैं नेक्स्ट मंथ में जमा करवा दूंगा, इस दफ़ा नहीं है मेरे पास मामला। मगर वो नहीं, बिजली उसकी कनेक्शन कट जाएगा, उसका कारोबार भी बंद हो जाएगा, और जो लेस्को को 1.5 करोड़ रुपया आना है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस पर जस्टिफिकेशन क्या है जी, हमारी रिकवरी टारगेट पूरा, उसकी वजह यह है कि इन्होंने बिल नहीं जमा करवाया, हमारा ये उसमें डेड में चला गया, यानी कि हमने कनेक्शन में मुनक़ता कर दिया। वो बेचारा 2 माह इंडस्ट्री बंद रखेगा, उसका कबाड़ा निकल जाएगा। लेस्को के भी 1.5 करोड़ रुपये, जो कंपनी के 1.5 करोड़ भी जो हैं वो रुके रहेंगे। उसके बाद फिर उसका दिल करेगा, वो 1.5 करोड़ रुपये जमा कराएगा, फिर कहेंगे चलो आप करोड़ ही दे दो, ठीक है ना। 50% पे हम जो है ना वो आपका रिकनेक्शन कर देते हैं, वो 50 वो 1 करोड़ भाई आप उसके 2-3 माह बेचारे के ज़ाया कर रहे हैं, 2 माह अपने ज़ाया कर रहे हैं, आपकी अमाउंट डेड में बढ़ती जा रही है, ठीक है। रिकवरी के उसी वक्त मंथ रिकवरी के चक्कर में आप जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ लेस्को में नहीं है, ये तकरीबन बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में इस वक्त ये सिचुएशन है। उसकी वजह क्या है कि उनके टारगेट जो हैं वो अपने टारगेट के चक्कर में है, बस उनको इंसानत से, उनको तजारत से, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं भाई हमारे टारगेट पूरे हो, जो बिल नहीं जमा कराएगा उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। और ये सिचुएशन है इस वक्त। तो फिर ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं ना, न्यू कनेक्शंस लग रहे हैं, मीटर्स नहीं लग रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, टैक्सेस की भी भरमार है, तो फिर हमारे ये महकमे कर क्या रहे हैं? आप ये देखें, आप इस सिर्फ आवाम को क्या जलील कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और घर जा रहे हैं, और करप्शन अल्लाह माफ़ करे वो भी कर रहे हैं कुछ इलाकों में। अच्छा, आप ये सिर्फ एक हिसाब लगा लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो लेस्को की तरफ से ही दादोशुमार भिजवाए जाते हैं, 550, 580, 590 बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। और ये गुज़िश्ता 1 साल और 3 माह 4 माह से जो है वो ये कैंपेन चल रही है। अब आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर 580, 570, 600, 610 ये फिगर आ रहा है लेस्को की तरफ से। अच्छा, जो वो उसका क्या नाम है PR के सूरत में भिजवाते हैं। आप ये देख लें कि 1.5 साल होने वाला है मगर अभी तक बिजली चोरी का खात्मा नहीं हुआ। रोज़ाना इतने बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, रोज़ाना। जब आपके इदारे के अंदर ही करप्शन होगी, अंदर ही चोर मौजूद होंगे, तो आप कैसे उस चीज़ को कम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे यही सूरत हाल है।
तो इंडस्ट्री के बारे में तो लाजमी इनको सोचना चाहिए कि सिर्फ इस वजह से कि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और आप लोग रिलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमारा जो एक मईशत का एक जो पहिया है, एक कह लें कि सपोर्ट सिस्टम है, वो बंद हो जाएगा, तो फिर हमारी मईशत कहाँ पर आगे जाने को तैयार होगी। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि आजकल भी सर्दियों में भी पूरा पूरा दिन भी बिजली चली जाती है, तो बिजली की पैदावार में इजाफा हो रहा है, बिजली वाफर मिकदार में है, तो फिर भी क्यों पूरा पूरा दिन बिजली ले जाते हैं लोग? देखें, बिजली ये जो सारा दिन वाला सिलसिला होता है ना, ये सुबह तकरीबन 7:30 बजे 8 बजे बिजली जाती है और 3 बजे आती है, ये तो इनकी शटडाउन हैं, ये प्रूव्ड शटडाउन होती हैं। इसका इश्तिहार भी जारी होता है, कंज्यूमर्स को बताया भी जाता है कि इस दिन शटडाउन है। उसकी वजह यह है कि उसकी तरक्याती काम होते हैं, मेंटेनेंस वर्क होता है जो हमेशा सर्दियों में होता है। सर्दियों के 3 माह जो है ना, वो 4 माह ये मेंटेनेंस वर्क जारी रहना है, ताकि मौसम गर्मा में सार्फिन को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े, मगर अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। उसमें भी करना पड़ता है, उसमें तो कितने कितने दिन फिर गई भी होती है लाइट। अभी भी सूरत हाल ये है कि सीजन तो चल रहा है, इनका मेंटेनेंस सीजन चल रहा है, और उस मेंटेनेंस सीजन में अच्छा होता क्या है, इस मेंटेनेंस सीजन में पूरे फीडर की मेंटेनेंस होनी होती है। ठीक अच्छा, है, तो हो रही होती है कि नहीं हो रही होती है? मैं वही बताने लगा हूँ, उसी तरफ आने लगा हूँ। सिर्फ अब होता क्या, सामान लेस्को के पास इतना है नहीं, अब हो क्या रहा है, सिर्फ ये ट्री ट्रिमिंग जिसको कहते हैं, ट्री दरख्तों की कटाई, वो जो शाखें उसमें तारों में फंस ना जाए या बिजली की जो होती हैं, ताकि हवा और बारिश के दौरान जब वो हिलती हैं तो फिर वो स्पार्किंग होती है और धमाके होते हैं, वो फीडर डेड शॉट हो जाते हैं। तो अभी मेरे सिर्फ जो है ना वो ट्री ट्रिमिंग पे ही काम चलाया जा रहा है, ट्री ट्रिमिंग करवाई जा रही है, जंपर नहीं हो रहे। जो फीडर जो ट्रांसफार्मर बेसिकली इस सीजन में जो अब ट्रांसफार्मर होते हैं उनको अपग्रेड करना होता है। अच्छा, ठीक है, उनके जंपर ठीक करने होते हैं, उन पे जो है वो जो कंडक्टर खराब है वो कंडक्टर चेंज करने होते हैं। तो मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि लेस्को के पास कंडक्टर ही नहीं, और सिर्फ ट्री ट्रिमिंग की जा रही है, बाकी जो काम करने के हैं कंडक्टर से वो नहीं किए जा रहे, कंडक्टर से ज्वाइंट कर रहे हैं, कहीं पुराने कंडक्टर से जो है वो मामला चला रहे हैं। वो जो पुराने ट्रांसफार्मर है वो ही लगे हुए हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा है। यानी कि वो समझ ले कि बस एक जो है ना वो अपना वो फर्ज ये पूरा कर रहे हैं कि हमने इस मेंटेनेंस सीजन में काम किया। वो जो एक डंक टू पावर पॉलिसी होती है वही हो रही है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कोई मेंटेनेंस का वर्क नहीं है। अभी आप गर्मियों में देखेंगे क्या सूरत हाल होगी, हर साल हम देखते हैं, सिर्फ ये गर्मियाँ नहीं, हर साल हम देखते हैं, जैसे ही जो है वो हल्की सी बारिश होती है 200 फीडर ट्रिप हो जाते हैं। ठीक है, हल्की सी वो धुंध पड़ती है 200 फीडर अभी भी ये धुंध पड़ने वाली है, तो फिर फीडर स्ट्रिप कर जाने चंद दिनों में पता लग जाएगा इनके सिस्टम का कितना काम हो चुका है। नहीं तो ये ऑब्वियसली क्या ये मेंटेनेंस अगर नहीं हो रही होती है तो क्या इनको फंड्स नहीं मिल रहे होते, पैसे नहीं होते, क्या मसला है? देखिए सब कुछ है मगर मटेरियल नहीं है अभी लेस्को के पास, तो मटेरियल की शॉर्टेज होती है। अब आप ये इसका अंदाज़ा मटेरियल शॉर्टेज का इस बात से लगा लें कि गुज़िश्ता मेरे ख्याल में जो डिफेक्टिव मीटर्स की तादाद है वो 1 लाख से तजावज़ कर गई है जी। ठीक है, और गुज़िश्ता 4 माह से बहुत से ऐसे सार्फिन हैं जिनका डिफेक्टिव मीटर जो ख़राब मीटर है वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, नेपरा रूल्स के मुताबिक दूसरे मंथ चेंज होना होता है, मगर अब यहाँ पर 4 माह से वो लोग डायरेक्ट सप्लाई कुछ लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, कुछ का मीटर ख़राब है उन्हें एवरेज बिलिंग चार्ज हो रही है, एवरेज बिलिंग चार्ज हो रही है सबको। वो आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया आपको बिल आना है, आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया फिर भी आपको एवरेज बिल आना है, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया फिर भी आपको एवरेज बिल आना है। तो ये बस देखें इंतज़ामी मामला जो हैं वो इन इदारों के वो डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक है, जब तक वो मामला ठीक नहीं होंगे डायरेक्टली इन मामला की वजह से डायरेक्टली जो है वो सार्फ डिस्टर्ब होता है। एक सार्फ है ना, वो उसका बेचारे का क्या कसूर है अगर आपका मीटर ख़राब है तो आपने उसको डिटेक्शन बिल भी डाल देना है, आपने उसको बैकअप यूनिट भी डाल देने हैं, उसके बाद आपने एवरेज बिल भी चार्ज करना है भाई। और वो जो आम सारिफ होता है वो बेचारा उसको समझ नहीं आ रही होती है कि मैंने करना क्या है, वो तो मैं इसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकता। उसकी तो सूरत हाल ये होती है जिसका मीटर डिफेक्टिव होता है ना, वो बेचारा 4 माह तो पहले चक्कर लगा लगा के खप जाता है दफ्तरों के कि यार मीटर मेरा चेंज करवा दो, मीटर चेंज करवा दो। उसके बाद मीटर उसका चेंज होता है, फिर क्या करते हैं जी हम इस पे
बैकअप ब्रेकअप यूनिट डाल मीटर भी मेरे ख्याल से उन्हीं का चेंज होता है जो सिफारिश लेके जाते हैं, आम बंदे का तो नहीं मीटर चेंज हो रहा है। तो मीटर चेंज करवाना ही न्यू मीटर कनेक्शन या जो चेंज करा बहुत मुश्किल है। तो आप ये दुआ करें कि आपका मीटर सही रहे, सही तरीके से काम करता रहे, वरना आपको फिर खजल खवार होना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये बिजली के हवाले से हम बात कर रहे थे, राना फ़ाद हमारे साथ मौजूद थे। फ़ाद बहुत शुक्रिया आपके वक्त कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।